लड़की, तुम अब आज मुर्तज़ा की ऑफ़र को लानत भेजकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम शायद जानती नहीं कि मैं जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। बस 1 महीने की तो बात है, जब मेरा दिल भर जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आप अपनी ज़बान संभाल कर बात करें। हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना पसंद नहीं करती। अभाज मुर्तज़ा साहब, रायमा ने बड़े गुस्से से कहा। बड़े गुस्से से तुन फुन करती वो उसके ऑफिस से निकल कर जा चुकी थी और वो हंस रहा था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रायमा की लालची मुमानी से 15 लाख में उसका सौदा कर चुका था और वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। उसके हाथ में 5 लाख का चेक देखकर कहने लगा, मेरे लिए सजने संवरने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, वैक्स कराना ना भूलना। तुम्हें छूं तो लगे जैसे रेशम को छू रहा हूँ। समझ रही हो ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? आंखों में कहर और आंसू लिए रायमा उस शख्स की बात सुनने पर मजबूर थी। मगर शादी की रात होश अभाज मुर्तज़ा के उड़ के रह गए जब रायमा ने पूरी शिद्दत से, इस महीने मैंने अपनी पॉकेट मनी से अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं। रायमा ने अपनी कॉलेज फ्रेंड से बड़ी खुशी खुशी ये बात शेयर की थी। अच्छा, तुम्हारे उस कंजूस और लालची मुमानी ने तलाशी नहीं ली तुम्हारे बैग की? फराह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई, आज तो पैसे मैंने किताब में छुपाए थे। वैसे भी कॉलेज का आखिरी दिन है, फिर हमने यूं भी अलग हो जाना है। क्यों ना आज सेलिब्रेशन करते हैं? कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। रायमा आज बहुत खुश थी। उसका BCom कंप्लीट हो गया था, इसीलिए सब सहेलियों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी निकाली। पैसे अच्छे खासे हो चुके थे, इसीलिए वो 5 लड़कियां कॉलेज से जल्दी निकलकर करीबी रेस्टोरेंट में गई थी। जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई तो एक टेबल को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रायमा ने उंगली का इशारा किया, रूबी, ऐसा करते हैं, वहाँ बैठते हैं, बड़ा मज़ा आएगा और हमारी सेल्फियाँ भी बहुत अच्छी आएंगी। बाकी सहेलियाँ भी तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही उस टेबल पर बैठने के लगी, वेटर आकर कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, ये पहले से रिजर्व्ड है, आप किसी और टेबल पर तशरीफ़ ले जाएं। बाकी लड़कियां तो चुप थीं, लेकिन रायमा ने कमर पर हाथ रखा। क्या मतलब आपका? इस रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि टेबल पहले से रिजर्व किया जाता है। जो आए उसे बैठने का हक हासिल है, और उसने ये बात ठीक ही कही थी। इस रेस्टोरेंट में ऐसा कोई उसूल नहीं था। देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप किसी और टेबल पर बैठ जाएं। हम यहीं बैठेंगे और हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। कम ऑन गर्ल्स, ये कहकर रायमा ने भी उसी कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। अभी वेटर रायमा को समझाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था जब रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला, जो कि बाहर खड़े वॉचमैन ने खोला था। अब हाज मुर्तज़ा अपने क्लाइंट के साथ दाखिल हुआ। सामने अपने टेबल पर लड़कियों को बैठा देख वहीं ठिठक कर रुक गया। देखें, आप अपने रेस्टोरेंट के कवानीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो आपकी कंप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पर आने वाला कोई भी शख्स किसी भी टेबल पर बैठ सकता है, बशर्तिया कि वो खाली हो। अगर ये टेबल किसी ने रिजर्व करवाया था तो यहाँ पर पहले से उसे बैठे होना चाहिए था। अब हम बैठ गए हैं और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रायमा का जवाब अभास ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए सुना। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए उस लड़की को देखा था जो अपने ग्रुप की सब लड़कियों में मुनफरिद थी। इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी सादगी में इतनी हसीन थी। अगर सच धज कर उसके सामने आती तो शायद होश रुबा लगती। बिजनेस टाइकून का मशहूर बिजनेसमैन अभाज मुर्तज़ा जिस चीज़ को नज़र भर कर देख लेता था, उसकी कीमत चुकाकर उसे ख़रीद लेता, चाहे वो कोई डेकोरेशन पीस हो, पैसों से बिकने वाली चीज़ हो, या फिर कोई लड़की। मोहतरमा, आप समझ नहीं रही हैं। वो कोई आम इंसान नहीं है जिसने ये टेबल रिजर्व करवाया है। वो बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। उनका बस कह देना हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपको यहाँ से बाहर निकालें। यानी कि आप मुझे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं? हर इंसान इज्जत रखता है मिस्टर वेटर। अगर हम यहाँ खाना खाएंगे तो आपको टिप के साथ आपका बिल पे करके जाएंगे। वो शख्स आपको कोई सोने के पैसे तो नहीं देकर जाएगा ना? रायमा ये जाने बगैर कि उसकी बातें कौन सुन रहा है, बस अपनी ही धुन में बोली ही चली जा रही थी। रूबी ने ही उसे ठोका दिया। हम किसी और टेबल पर बैठ जाते हैं यार, बात उसूल की है रूबी। हम पहले यहाँ आए हैं तो हम ही बैठेंगे। ये क्या बात हुई? गुस्सा तो उस लड़की की नाक पर था। अभाज ने वेटर को बुलाया और वेटर कम हियर। वेटर ने जैसे ही अभाज को देखा तो उसका तो रंग आकर गुजरा था।
सर वो सर असल में इधर आ। वेटर के तो जैसे हाथ पांव अभाज मुर्तज़ा को देखकर ही कांपने शुरू हो गए थे। बदहवासी से वो अभाज मुर्तज़ा के पास पहुंचा। रायमा की नज़र अब उस सूटेड बूटेड नौजवान पर पड़ी जिसकी उम्र 32 सेहत 33 साल होगी। रायमा के माथे पर बल पड़े थे। वेटर ने जैसे ही अभाज मुर्तज़ा के पास गया तो कहने लगा, सर मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फिक्र न करें। वेटर ने वजाहत और सफाई पेश की, इट्स ओके, हम दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अभाज उस टेबल के बराबर वाले टेबल पर बैठ गया था जहाँ रायमा और उसकी दोस्तें बैठी थी। अपने क्लाइंट से वो मीटिंग में मसरूफ़ हो गया। सर क्या चाहिए आपको? फ़िलहाल सॉफ्ट ड्रिंक और उसके बाद अच्छी सी कॉफ़ी। बराबर वाली टेबल पर लंबा चौड़ा मेन्यू लिखवाया जा रहा था। एक नज़र अभाज ने रायमा की तरफ देखा जो सबसे पूछ पूछ कर मेन्यू लिखवा रही थी। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और अभाज के क्लाइंट जा चुके थे। कॉफ़ी का कप भी खाली था जब वेटर दोबारा आया, सर कुछ और लेंगे आप? हाँ, एक कप कॉफ़ी और। वो वेटर जा चुका था और अभाज की नज़रें रायमा के चेहरे पर मरकूज थी। ऑर्डर देने के बाद वो अपनी सब सहेलियों को अपनी मोमानी के किस्से सुना रही थी। तुम्हें पता है, मोमानी ने अरवी मंगवाकर मेरे सामने रखी थी। तुम तो जानती हो ना कि मैं नहीं खाती ना पकाती हूँ, लेकिन मोमानी को इनकार कौन करता। तो मेरी जान को आ जाती। पता है ना तुम्हें बहन ने क्या क्या किया? वो कुछ फ़ख्रिया तौर पर अपना कारनामा बताने जा रही थी। सब लड़कियां मुतवज्जो हुईं। मुतवज्जो तो अभाम मुर्तज़ा भी था। इस लड़की की मुस्कुराहट बेहद दिलकश थी और मुस्कुराने से उसके रुखसार पर पड़ने वाला डिम्पल अभाज को अपना दिल उसमें डूबता हुआ महसूस हो रहा था। लड़की ऐसी थी कि कई घंटे उसे बैठकर देखा जा सकता था। मुस्कुराते हुए रायमा अपनी मुमानी से की जाने वाली शरारत बता रही थी। मैंने तो वो सारी की सारी छत पर जाकर पीछे बाग में फेंक दी और मुमानी जब आई तो मैंने कहा बिल्ली शॉपर लेकर भाग गई थी। ये कहकर उसने अपनी सहेली के हाथ पर हाथ मारा तो सब हंसने लगी। वैसे बड़ी बात है कि तुम अपनी मुमानी को यूँ बेवकूफ़ बना लेती हो। इस वक्त उनको ऑर्डर आ चुका था और अभाज की कॉफ़ी भी। वो लड़की बड़े मज़े से जिंगर बर्गर खा रही थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रही थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। कॉफ़ी का कप जैसे ही ख़त्म हुआ वेटर दोबारा से अभाज के पास आया। यस सर, कोई और हुक्म? नहीं, कुछ नहीं। उसने मेन्यू कार्ड खोला जहाँ उसका बिल रखा था और लड़कियों का बिल मुझे ला कर दो, मैं पे करूँगा। ये सुनकर वेटर कुछ मुतहैयर हुआ। सर आप क्यों? तुम जानते हो ना मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। अभाज के चेहरे पर फ़ौरन से संजीदगी आई। वेटर नज़रें चुरा गया और इन लोगों का बिल भी लाकर अभाज को दे दिया। बिल पे करने के बाद टिप के तौर पर उसने 10,000 वेटर के लिए रखे थे। कोशिश करो कि इस लड़की का फ़ोन नंबर हासिल कर लो। उसने आंखों का इशारा रायमा की तरफ किया। ओके सर। फिर अपना कार्ड जेब से निकाला और उसमें मेरा नंबर है, अगर इस लड़की का नंबर मिल जाए तो मेरे नंबर पर सेंड कर देना। बड़ी राजदारी से उसने वेटर से कहा और उठकर चला गया। खाने पीने के बाद जब रायमा ने बिल का कहा तो वेटर ने कहा कि मैडम आपका बिल हो चुका है। रायमा के साथ साथ उसकी सारी दोस्तें भी देखने लगी। क्या मतलब? कैसे हो चुका? हमने तो भरा ही नहीं। रायमा ने हैरत से पूछा। मैडम सर अभाज ने भर दिया जिस टेबल पर आप बैठी हैं। रायमा तो दोबारा उस नौजवान की तरफ दूसरी नज़र भी नहीं डाली थी कि वो कौन था और कौन नहीं। चेहरा भी ठीक से याद नहीं। वो हमारा बिल क्यों भरेगा? देखें, उनके पैसे आप उन्हें वापस कर दीजिए। आप बताएं हमारा बिल कितना बना? इस बार रायमा के माथे पर बल थे और लहजा भी ज़्यादा संजीदा। आई एम सॉरी मैडम, हम आपसे बिल नहीं ले सकते। सर आपका बिल भर चुके हैं। आई एम रियली सॉरी। रायमा को ये तो नहीं पता था कि असल पैसे कितने बने हैं, लेकिन अपने हिसाब किताब के मुताबिक वो वेटर के हाथ पर 2,000 रख चुकी थी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, कह देना अपने सर से। ये कहकर वो अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी मैडम, अपना नंबर तो दे दें। क्यों दे दूँ नंबर? ये भी यकीनन तुम्हारे उस सर ने ही मांगा होगा। रायमा फ़ौरन से समझ गई तो वेटर नज़रें चुराने लगा। देखो, मुझे इस किस्म के ठरकी नौजवान ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने सर से कहना कि लड़कियों को पटाने का ये तरीक़ा बहुत पुराना हो चुका और मुझ जैसी लड़की पर उनका कोई भी दाव नहीं चलने वाला। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, कहीं और ट्राई करें। ये कहकर वो चली गई। सारी बात वेटर ने अभाज के नंबर पर कॉल करके उसे बता दी। इतनी अकड़, इतना गुरूर। अभाज मुर्तज़ा को गुस्सा आया था। वो तो जिस लड़की की तरफ इशारा करता वो उसकी बाहों का हार बनने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि वो अच्छी खासी शानदार शख्सियत का मालिक था। अभाज ने फ़ोन बंद कर दिया। नो प्रॉब्लम, अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया तो तुमसे अगली मुलाकात पर तुम्हारी सारी मालूमात मैं खुद हासिल करूँगा और फिर देखता हूँ कि तुम्हें मुझ तक आने में कितने दिन लगते हैं।
1 مہینہ گزر گیا تو دوبارہ آبھاش نے کبھی بھی رائما کو نہیں دیکھا، لیکن وہ چہرہ ایسا تھا کہ وہ بھول نہیں پایا تھا۔ ابھی تک اس کے دماغ اور دل میں اس کا چہرہ نقش تھا، لیکن اپنے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری ملاقات پورے 2 مہینے بعد آبھاش کے آفس میں ہی رائما سے اس کی ہوئی تھی۔ وہ انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ رائما کو تو اس کی شکل تک یاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی انٹرویو دینے کے لیے وہ آبھاش کے آفس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آبھاش بری طرح سے چونکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اسے یوں بھی مل سکتی ہے۔ اس کے آفس میں جاب لینے کے لیے آئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر میں آئی کم ان؟ بڑی تمیز سے رائما نے پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید اس لڑکی نے اسے پہچانا نہیں۔ او یس کم ان۔ وہ اندر آ گئی۔ تشریف رکھیے مس۔ آبھاش نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ رائما صدیقی۔ رائما نے اپنا نام بتایا اور آبھاش کے سامنے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل رکھ دی۔ تشریف رکھیں۔ آبھاش نے اسے کرسی کی طرف بیٹھنے کا کہا تھا۔ اس کے ڈاکیومنٹس کی فائل کھولی۔ کوالیفیکیشن اس کے آفس میں کام کرنے کے حساب سے بالکل بھی مناسب نہیں تھی، نہ ہی کوئی کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے تھے۔ اس کے آفس کے لیے بالکل انفٹ تھی۔ آبھاش نے گہری سانس لی اور فائل بند کر دی۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ خالی BCom کی ڈگری جاب کے لیے کافی نہیں ہے، خاص طور پر میری کمپنی کے لیے۔ آپ کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے۔ پھر آپ نے کوئی فردر کورسز بھی نہیں کیے، جیسے کہ IT یا کمپیوٹر ڈیزائننگ۔ اپنا لہجہ متوازن رکھ کر بات کر رہا تھا۔ رائما کا چہرہ یکدم بجھ کر رہ گیا۔ لیکن پھر بھی میرے پاس آپ کے لیے جاب ہے، اور میں آپ کو اس جاب کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن خوبصورتی اور حسن تو بے حساب ہے، اور میں ایک حسن پرست مرد ہوں۔ آبھاش کی غیر متوقع بات نے تو گویا رائما کے اندر ایک آگ لگائی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس بار رائما کا لہجہ سخت ہوا اور انداز تو ٹوک۔ 1 مہینہ تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر رائما کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بھجی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ، زبان سنبھال کر بات کرو، سمجھے؟ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اس نے انگلی اٹھا کر بڑے سخت لہجے سے آبھاش مرتضیٰ سے کہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کی زبان سن کر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بہت اچھی آفر اس نے اس لڑکی کو دی ہے، اور وہ بے سہارا لڑکی اس کی آفر پر اس کی باہوں کا ہار بن جائے گی، اس کی گود میں ڈہ جائے گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری آفر پر۔ اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل پکڑی اور اس کے آفس کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ 1 منٹ لڑکی، یہیں رکو۔ آبھاش کا لہجہ بھی بہت بلند تھا اور سختی لیے ہوئے تھا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی نے اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی جیسے وہ کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت اچھی آفر کی ہے، منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، اور اگر تم میری اس آفر کو ٹھکراؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے سارے راستے بند کر دوں گا۔ صرف ایک راستہ تمہارے پاس بچے گا، اور وہ میری ہی جانب آئے گا۔ اس وقت تمہارا آنا میری نظر میں بالکل بے قیمت ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ جس لڑکی کو آبھاش مرتضیٰ آفر کرے تو وہ لڑکی اسے ٹھکرانے کا حق رکھتی ہے۔ تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، ہر حال اور ہر صورت میں۔ رائما نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہر لڑکی بکاؤ نہیں ہوتی، سمجھے؟ میں تم جیسے شخص کے منہ پر صرف تھوکنا پسند کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ آفس کے کمرے کے دروازے سے باہر جا چکی تھی، اور وہ ہنستا کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ تم آؤ گی لڑکی، تم ضرور آؤ گی۔ اب یہ آبھاش مرتضیٰ کی ضد تھی۔ تبھی آبھاش نے انٹرکام کیا۔ باہر کھڑی ریسیپشنسٹ نے فون اٹھایا۔ یس سر، فاروق سے کہو کہ اس لڑکی کا پیچھا کرے۔ مجھے اس لڑکی کا گھر کا ایڈریس، فون نمبر اور ساری انفارمیشن اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے۔ اٹس ارجنٹ۔ اوکے سر۔ انٹرکام بند کر کے آبھاش نے سگریٹ منہ میں رکھ کر جلایا تھا۔ اندر کی آگ تھی کہ بھڑکتی جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی اتنی عزت افزائی نہیں کی تھی جتنی یہ لڑکی 2 منٹ میں کر کے جا چکی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے کا وقت آبھاش مرتضیٰ نے سگریٹ پی کر گزارا تھا۔ 2 گھنٹے بعد فاروق نامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ سر، لڑکی یتیم ہے اور اپنے ماموں مومانی کے ساتھ رہتی ہے۔ مومانی خاصی لالچی خاتون ہے۔ ماموں بھی ایک چھوٹی پرچون کی دکان چلاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی لالچی ہیں اور اپنی ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ سننے میں آیا گھر کی ذمہ داری بھی اس لڑکی پر ڈال رکھی ہے۔ سارے کام یہ لڑکی کرتی ہے، اسی لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ جاب کے لیے بھی اسی لیے آئی تھی۔ اور کچھ؟ آبھاش نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، اس لڑکی کی زندگی میں کوئی لڑکا یا کوئی منگیتر، کوئی کزن؟ نو سر، لڑکی کی زندگی میں کوئی نہیں، نہ کوئی بوائے فرینڈ اور نہ ہی کوئی منگیتر، نہ ہی کوئی کزن۔ ماموں کی بھی بس 3 بیٹیاں ہی ہیں۔ ٹھیک، اس کے گھر کا ایڈریس؟ یس سر۔ نوجوان نے فوراً سے جیب سے ایک پرچی نکال کر سامنے رکھی۔ سر، یہ ایڈریس ہے، لڑکی کا فون نمبر بھی 1-2 دن میں آپ کو مل جائے گا۔ اٹس اوکے۔
سامنے رکھی چیک بک سے آبھاش نے ایک چیک پھاڑا اور اس پر 1,00,000 کی رقم درج کی اور اس نوجوان کی طرف حقارت سے پھینکا۔ یہ تمہارے کام کی قیمت۔ ایڈریس آبھاش نے ایک نظر دیکھا اور دماغ میں جیسے فٹ ہو گیا۔ پھر پرچی کو پھاڑ کر اس نے باسکٹ میں پھینک دیا تھا۔ چند روز بعد ہی وہ رائما کی مومانی کے گھر کے پاس کھڑا ان کی ڈور بیل بجا رہا تھا۔ اس وقت رائما کی مومانی اس اے سی چلا کر اپنے کمرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آرام کر رہی تھی اور رائما کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آج تو گرمی بھی عروج پر تھی۔ درجہ حرارت 45 کو بھی تجاوز کر گیا تھا۔ باہر شام کا وقت تھا لیکن حبس اور تپش اتنی تھی کہ باورچی خانے میں کھڑا ہونا محال تھا۔ باورچی خانہ صحن میں ہی بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، ڈور بیل بجی، رائما ہی باورچی خانے سے باہر آئی تھی۔ جانتی تھی کہ نہ تو مومانی کمرے سے باہر نکلیں گی، نہ ہی ان کی بیٹیاں۔ جی کون